इरफान से यही से शुरू करते हैं ना। कोई किताब पढ़ने का है शौक या मतलब वो? हाँ, किताब पढ़ता रहता हूँ मैं, बुक्स रीडिंग का है। तो चलो जी, आज की खैर बात हो गई जी, सीधे ट्रैक पे आ जाएं। आज मैच होने जा रहा है, आज की क्या प्रेडिक्शन है फिर? ऑब्वियसली पाकिस्तान को मैच थोड़ा मार्जिन से जीतना चाहिए था। जिस तरह पूरी बैटिंग लाइन हमारी टंबल कर गई, वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। सिर्फ मोहम्मद रिजवान अगर अच्छी इनिंग्स ना खेलते, कल भी हमने बात की कि वो एक ऐसे सोल सोल्जर के तौर पे नज़र आए जिन्होंने पूरी अपनी टीम को लेके चले। क्योंकि प्लेयर्स को देखना चाहिए था कि आपकी कंडीशन चेंज है। सब ऑब्वियसली एक चीज़ तो हम सब एडमिट करते हैं कि विकेट चेंज थी, थोड़ी डिफिकल्ट थी। डबल पेस के साथ बॉल आ रहा था, बट आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता अपने आप को कंडीशन के लिहाज से कि अगर आप हर बॉल पे हिट करने के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली एक बड़ी एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है और फिर किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की। और अगर रिजवान भी वो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ जाते तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उसके साथ ये हुआ ना कि मतलब मोहम्मद हफीज थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं मुझे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो क्लिक नहीं कर रहे थे, उनकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। यहाँ पे भी उनकी टाइमिंग ठीक नहीं है। जो शॉट उन्होंने खेला बहुत ही बुरा शॉट था। उसके बाद मिडल ऑर्डर में आ जाए, हैदर अली को अब कितने मौके और देने हैं हमने? हैदर अली साउथ अफ्रीका में भी बहुत बुरा परफॉर्म किया, यहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस जो है पहले ही मैच में, फिर वो एक बुरा शॉट खेलते हुए आउट होते हैं। पहले हफीज़ की बात करें तो हफीज़ ओबियसली जैसे लास्ट ईयर के हाईएस्ट रन गेटर थे और थोड़ा सा बैड पैच किसी भी प्लेयर पे थोड़ा सा आ जाता है तो वो कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल है वो बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे। जहाँ तक मिडिल ऑर्डर की बात रही, एक्सपोज होना शुरू हो गया। जैसे ही हमने देखा कि हफीज़ परफॉर्म नहीं करते तो मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर वो बुरी तरह क्लैप्स हो रहे हैं हमारे। ओडीआई में भी देखा आसिफ अली पे दानिश को चांस दिया, दानिश भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। दानिश की भी अब मेरा ख्याल है पहले थोड़ा सब कुछ स्टेप वाइज बात कर लेते हैं कि आसिफ की बात करें तो आसिफ को 3 साल से कंटिन्यू टीम के अंदर रखा जा रहा है। ठीक है, वो 3-4 साल से भी वो प्लेयर डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, उसको पावर हिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, बट हम वो भी देखते हैं कि किसी मैच में और परफॉर्मेंस आती है, बट वो भी 20-25 की इनिंग्स आती है, कोई 50-60 की इनिंग्स उनसे नहीं हम देख पा रहे। इसी तरह फिर उसकी आपने बात की हैदर अली की, ठीक है, नो डाउट कि बहुत न्यू सेंसेशन थे, सबसे ज़बरदस्त हमें कमोडिटी के तौर पे नज़र आए पीएसएल में, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी अपने आप को ग्रूम नहीं कर पा रहे। इधर मुझे कल भी हम बात यही की थी कि कोचेस का रोल आता है इधर कि जब आपका टैलेंट कोई आप हंट कर लेते हो, उसको बना लेते हो, तो उसको बनाना किस तरह। हमने देखा कि अभी तक कोई 3 साल में कोई बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सके हम। ये वही नाम है जो ऑलरेडी थे, उन्हीं को लेके आप चल रहे हैं। आपने खुद नहीं प्रिपेयर किया, जो खुद प्रिपेयर करना था आपने, नसीम शाह था वो बाहर है, अब्बास था वो बाहर है। ठीक है, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। 13 बॉलर पाकिस्तान ने अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, पुराने नाम तो आप छोड़ ही दे, तो उसमें भी बड़ी लंबी लिस्ट आ जाती है। मोहम्मद इरफान की आ जाती है, फिर जुनैद खान की आ जाती है, राहत की आ जाती है, तो वो सारे अभी कहीं हमें स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आ रहे कि कहाँ गए। इसी तरह बैट्समैन के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कोचेस का रोल है कि वो उनको लेके चले। मिसबा का जो प्रॉब्लम है बड़ी, वो एक टिमिड अप्रोच के साथ जाते हैं, बड़ा वो स्टेगनेंट माइंड उनका है कि अगर पहले ही प्री डिटरमिन्ड होती है विकेट की कंडीशन, प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट, वो उसको नहीं देखते। अगर उन्होंने सोचा हुआ है सरफराज को नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, अगर उन्होंने सोचा है कि आज सिर्फ किसी को भी लेट्स सपोज नहीं खिलाना तो वो नहीं खिलाना। शर्जील को आपको चांस देना चाहिए था। यंगस्टर की, ये मेरा अभी भी मानना ये है कि ये सीरीज यंगस्टर की थी, आपको अपने सेकंड ईयर को चांस देना था, अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ को आजमाना था। आपने उनको पहले मैच में कॉन्फिडेंस देते कि हमने ये सीरीज वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से है और हम इनको पूरा 3 मैच के अंदर चांस दे रहे हैं, हम हार जाएं नो प्रॉब्लम, हमारा एम जो है वो वर्ल्ड कप है। और इवन दो आपको शिकस्त हो भी जाती तो सब ने उसको एडमिट करना था, कोई मसला नहीं, हम यंगस्टर को चांस दे रहे हैं। एटलीस्ट उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो आना था और आपने उन मोमेंटम लेके चलना था। हफीज़ के बारे में मुझे गवास्कर की एक लाइन याद आ रही है, वो मैं शेयर करूं, क्योंकि हफीज़ के बारे में हमें बात और भी करना चाहिए। और वो ये है कि गवास्कर ने इंडिया के कुछ प्लेयर जो हैं वो थोड़े से ज़रा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, तो उसने कहा कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, जी, क्लास इज़ परमानेंट। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो यही मतलब है, हफीज़ की जो क्लास है वो परमानेंट है। हाँ, वो अगर मतलब 2-4 मैचों में वो सीख जाएगा बड़ी जल्दी वापस। जी बिल्कुल, वो बहुत ईगर है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर और जिस तरह की वो भी उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, वो यंगस्टर के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपका ऐसा सीनियर प्रो साथ है जो आपको लेके चलता है। दूसरा कुछ बात हम वर्ल्ड कप के हवाले से भी कर लें कि भारत में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके ऊपर भी एक रेड लाइन काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है कि शायद वो भारत में ना हो। और आईसीसी 2 वर्ल्ड कप पोस्टपोन अच्छा पाजी, मैं यहाँ नहीं कर पूछना चाहूँगा मोहम्मद नवाज के हवाले से। आपने देखा ज़हीर पाजी, मैं मोहम्मद नवाज को हमने देखा कि बड़े घबराए हुए लग रहे थे, क्या कहेंगे कि किस चीज़ पे उसका फोकस नहीं है? क्या मतलब बॉलिंग पे फोकस होना चाहिए बैटिंग पे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस उनकी बड़ी
अजीब किस्म की है, मतलब काफ़ी वो अगर आप मैच में देखें तो लग रहा है उनके चेहरे से वैसे बिल्कुल जो आसाब है बिल्कुल उनके कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लगना तो ऐसा नहीं चाहिए था। आप क्या कहेंगे कि बैटिंग पे तरजीह उनको देनी चाहिए? उसकी तरफ आते हैं, बस मैं उसको कंक्लूड कर लूँ पहले। तो वर्ल्ड कप की जैसे हम बात करें, आईसीसी कल टूर कर रहा है भारत का, वो सारे इंतजामात को देखेगा। जिस जो कंडीशन ड्रास्टिक किस्म की वर्ष होती जा रही है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा वर्ल्ड कप कंडक्ट करवाना। तो माइट भी खड़ा हुआ है और मतलब इंडिया में 3.25 लाख कल केसेस हुए हैं रिपोर्ट। जी वो किसी भी पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। और इसी तरह डेथ टॉल भी रोज की 3000 2000 3000 पे जा रही है। और ये ठीक, और आईपीएल भी अभी फिलहाल खतरे में उनका भी पड़ गया है, जिस तरह हमारे पीएसएल की मिसमैनेजमेंट हुई अभी, तो वो ऑलरेडी कि वो एक सेपरेट दुनिया है, बट फिर भी उसमें एक प्रॉब्लम तो आना शुरू हो गया है। बायोसिक्योर बबल में कितना भी रखेंगे लोगों को इंटरेक्शन होना है, मतलब फैमिलीज को मिलना है, वो बिल्कुल ठीक बात है। आप जी तो वो देखें, अब आईसीसी कल जाती है, क्योंकि आईसीसी वैसे गवर्न तो इंडिया बोर्ड ही करता है। हाँ। लेकिन देखने की चीज़ है कि अब वो किस तरह, क्योंकि ह्यूमन लाइफ से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है, तो वो देखने वाली चीज़ है। लास्ट वो आप इन्होंने पूछा हरमीत ने नवाज के हवाले से, तो नवाज के अलावा आपके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्योंकि आप शादाब आपके पास नहीं है, फिर इमाद को आपने कैरी नहीं किया, तो मेरा ख्याल है वो अच्छा खेलते, बस एक मैच में उनको 2-3 मैच उन्होंने बैटिंग में जिताए भी हैं। बॉलिंग में तो वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करे, काफी रीजनेबल बॉलिंग करे। तो मेरा ख्याल है वो ऐसा कोई बैड पैच आ जाता है, न्यू कंडीशंस हैं, जल्दी सीख जाएंगे सारे सीनियर लड़के। आज की जरा प्रेडिक्शन कर लो, आपके वही टीम खिलाने का इरादा लग रहा है आपको कप्तान का, या कोई चेंजेस लग रही हैं आपको? मेरा ख्याल है बैटिंग में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अच्छा, बॉलिंग में शायद एक हसन अली की शायद इंक्लूजन हो जाए, 90% पॉसिबिलिटी यही है कि सेम स्क्वाड के साथ जाएंगे। बैटिंग में क्यों नहीं करेंगे? मतलब ये है कि ये इन्होंने पहले ही मिसबा ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकता है, मतलब अगर फर्ज किया आप उसको नीचे भी ले आए या ऊपर ओपन भी करा लें और बाबर खुद 1 डाउन आ जाएं और फिर मतलब नीचे आ ये आपने बड़ी अच्छे पॉइंट आउट किया। मेरा खुद मानना ये है कि पहली तो बात है कि शर्जील आपने सिलेक्टेड T20 में किया था, तीनों मैचेस देने चाहिए थे। आपने एक मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दिया, इधर भी इन्होंने तीसरे मैच में चेंजिंग करनी है। ये थोड़ी आपको बताया कि डरा हुआ माइंड है, स्केयर्ड है कि हम हार ना जाए। वो हार जाए भाई क्या हो जाएगा, अपने लड़कों को प्रिपेयर तो करे खुदा के वास्ते। इसी फेयर के साथ खेलेंगे तो आप किस तरह लड़कों को प्रिपेयर करेंगे, तो आपको करना चाहिए। और आप मिडिल ऑर्डर जो हमारा क्लैप्स कर रहा है, अगर बाबर थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो हमारा मिडिल ऑर्डर सिक्योर हो जाएगा जो प्रॉब्लम आ रहा है। और मेरा मानना यह भी है कि फखर को भी ऊपर आना चाहिए। फखर बाबर के बाद उसका नंबर नहीं बनता वो, जब क्योंकि आपको पता है वो सर्कल को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है। तो फखर का वो, अगर फखर को बल्कि रेस्ट लेना चाहिए था, आपको एक प्रिपेयर आपकी कमोडिटी बन चुका है, अच्छा परफॉर्म किया, आपको शर्जील के साथ जाना चाहिए था। सही। अच्छा, टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? देखें, इन विकेट्स के अंदर जहां आपकी बॉल डबल पेस के साथ ही है या आपकी बैटिंग विकेट नहीं होती, तो बड़ा सिंपल फार्मूला एक क्रिकेट के अंदर बोला जाता है कि आपने यू हैव टू चेस। आप कभी पहले बैटिंग नहीं करते, क्योंकि एक तो आपको विकेट का आइडिया हो जाता है कैसे बिहेव करिए, दूसरा ये कि ग्रेजुअली विकेट थोड़ी बेहतर हो जाती है जी, थोड़ी वो बैटिंग बेहतर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बैटिंग करेगी, तो वो चेस करना समहाउ इजी होगा। वो बड़ा अच्छा चेस कर भी रहे थे, वो तो बैटिंग के अंदर भी एक लास्ट ओवर उनको मैच कॉस्ट कर गया, और बॉलिंग के अंदर भी उन्होंने लास्ट 1-2 ओवर के अंदर जब रिजवान हिटिंग कर दी, तो वो उनकी टीम ओवरऑल देखा जाए जो पहला मैच को हम कंपैरिजन करें की वजह से हारी है वो अपने, मतलब वो उसमें और ओवरऑल देखा जाए तो आप देखेंगे कि उनकी टीम हमारे से बेहतर क्रिकेट खेली, पूरा इन जनरल आप देखेंगे तो बेहतर खेली, बट क्रंच मोमेंट के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं था जैसे आपने कहा, तो वो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैच कॉस्ट कर गए। अदरवाइज उनकी क्रिकेट बहुत जबरदस्त थी, उनके बॉलर ने लेना चाहिए इस दफा। मतलब ये है कि आपको बैटिंग पे जहां भी आप करें, अगर आप चेस भी कर रहे हो तो आपको आराम से चेस करना है। और बॉलिंग के बारे में जितना भी हम कहें कम है कि बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में यहीं पे इजाजत लें। बिल्कुल, आज जीता हुआ लग रहा है पाकिस्तान, बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए। इरफान की यही प्रेडिक्शन थी, आज भी यही प्रेडिक्शन है। खैर अब पता लगेगा कि कौन जीता है, मार्जिन बड़ा होना चाहिए, मार्जिन बड़ा होना चाहिए। खैर आज के शो से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।